स्टूडियो में हमारे साथ में गौरी शंकर जी और घनश्याम राजू तिवारी जी आ चुके हैं। घनश्याम जी, अब की बार कांग्रेस पार्टी के लिए कितना अवसर बन पाएगा ये तय करना जनता ने शुरू कर दिया है। प्रमुख मुद्दे उनके दिमाग में क्या हैं ये हम लगातार जनता से भी पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं। क्या लगता है, बड़े चेहरों के बीच की लड़ाई बनकर रह गई? बस्तर के अपने इंपॉर्टेंट इश्यूज पर वोटिंग हो रही है या राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रवाद बनाम जो नौकरी पेशे वर्ग की जो दिक्कतें हैं या अनएम्प्लॉयमेंट की जो दिक्कतें हैं जो कांग्रेस का मूल मुद्दा रहा है, इसके बीच की जंग दिख रही है आपको? देखिए पुनीत जी, लोकतंत्र के उत्साह और उसके जज्बे को हम आपके टीवी चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं। निश्चित ही बड़े ही निर्भीक होकर और बड़ी मजबूती के साथ, जुड़ी इच्छा शक्ति के साथ बस्तर में आज लोग मतदान कर रहे हैं। आभार है, क्योंकि जो परिस्थितियां पिछले दिनों निर्मित हुई उसके बाद बहुत सारी बातें और बहुत सारी चर्चाएं समाचार पत्रों और मीडिया जगत में रहा है, परंतु जो जज्बा हम देख पा रहे हैं और आपके कवरेज की जो शानदार प्रस्तुति हम देख पा रहे हैं विभिन्न जगहों से, आईबीसी को इसके लिए पहले तो साधुवाद है और बधाई है। परंतु जो प्रश्न आपने किया बेहद ही लाजमी प्रश्न है और आज की बात नहीं है। आप आज़ादी के बाद से अगर देखें तो बस्तर की जो भौगोलिक स्थितियां हैं या बस्तर की जो मूल समस्या हैं, आदिवासी जो कि अपने जल जंगल और जमीन जो उनकी अपनी धरोहर है, उसके रास्ते ही कहीं ना कहीं वो अपना भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य को चुनने का काम करते हैं। वर्तमान की 3 माह की सरकार ने, आपने सीधा प्रश्न किया, मैं इसलिए सीधा जवाब दूंगा। वर्तमान की 3 माह की कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से बस्तर के आम जनजीवन का, आम लोगों का दिल जीतने का प्रयास किया है, उनकी विश्वास पे खरे उतरने का हमने प्रयास किया है। देखिए क्या होता है पुनीत जी, आदिवासी मूलतः सिर्फ और सिर्फ बहुत हद तक आप देखेंगे तो जमीन के वो मालिक होते हैं। संविधान के अनुसार उन्हें जमीन का मालिकाना हक दिया गया है, जिसको भी पूर्ववर्ती सरकार ने कहीं ना कहीं छीनने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष में हम थे और हमने मजबूती से उस लड़ाई को लड़ी और उनकी इस नापाक इरादों को हमने कहीं ना कहीं सफल होने नहीं दिया। आज जिस प्रकार से बस्तर के लोहंडीगुड़ा में जो 1700 एकड़ की जमीन जो टाटा के नाम पर उन बस्तर के आम गरीबों से छीनी गई थी, कह सकते हैं, क्योंकि अगर एक्वायर किए होते तो वो उपयोग किया जाता जिस उपयोग के लिए उनसे ली गई थी, लेकिन वो जमीनें सरकार उन्हें वापस नहीं करी और न ही किसी प्रकार का उद्योग आया। कांग्रेस की सरकार ने अपने वायदों के अनुसार उन जमीन को आदिवासियों को लौटाया है, उन्हें वापस किया है, भरोसा जताया है। और हमने सिर्फ जमीन लौटाने का काम नहीं किया, हमने वहां पर लोगों को रोजगार के लिए फूड प्रोसेसिंग प्लांट और थोड़ा एक बड़ी योजना दी। और सबसे बड़ी बात, ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है पुनीत जी, हमने ना कि एक जमीन की बात है, हमने वहां पर जो वनोपज है उस वनोपज के जो दाम वनोपज के 2500 बहुत, आपने बड़ी अच्छी एक टर्म 4000 रुपए किया है। ठीक बात है घनश्याम जी, अभी तो बहुत वक्त है और अभी तो हम लोग खूब डिस्कशन करेंगे। आपने सवाल किया, मुझे लगा कि मूल चीजें हैं उसे आना चाहिए, बताइएगा। लेकिन इस समय मतदान जारी है, आपने कहा 3 महीने की सरकार ने काम किया। पहला सवाल तो आपसे यही, एक 3 टर्म की सरकार भी रही, उसमें विकास हुआ या नहीं हुआ आपके मुताबिक बस्तर का? देखिए 3 दशक तक, अगर बस्तर लोकसभा के विषय पर हम पुनीत जी बात कर रहे हैं, 3 दशक तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद उस लोकसभा क्षेत्र से चुनते आए, लेकिन आज भी इन 3 दशक के बाद भी मूलभूत समस्याओं का जो वहां आडंबर बना हुआ है, जल, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, छोटी छोटी समस्याओं के लिए बिजली, आज भी लोगों को कहीं ना कहीं अन्य लोगों की तरफ या अन्य बगल के लगे हुए आंध्र प्रदेश की तरफ मुंह ताकने की आवश्यकता पड़ती है। तो 30 दशक तक जो सांसद भारतीय जनता पार्टी के छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाए, तो आप समझ सकते हैं मतलब क्या किस प्रकार से वहां पर उन्होंने विकास के नाम पर लोगों को गुमराह किया, बस्तर लोकसभा के क्षेत्र की जनता को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं से दूर रखा। ये बहुत बड़ा कारण होगा, मैं समझता हूं, जो अभी वर्तमान की परिस्थितियों में देखा जाना है। श्रीवास साहब, गुमराह किया बीजेपी ने, ये एलिगेशन है। दूसरा, 3 महीने के भीतर सरकार ने भी बेहतर काम किया और इसका लाभ कहीं ना कहीं मिलेगा, ये दावा भी है। उत्तर आपका? पुनीत जी, ना भय हो तनिक सा, साहस हृदय का द्वार हो, सत्य की जीत हो, असत्य की हार हो। आज जिस प्रकार का वहाँ पे वोटिंग चल रहा है और जैसा वातावरण बना है, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे एक बड़े सत्य की जीत होने जा रही है। ये बात तो पूरी तरह सुनिश्चित दिख रही है आपके चैनल पे। बात विकास की आ रही है, तो आप इस चीज को बड़ी गंभीरता से देखेंगे कि बस्तर के क्षेत्रवासी इतना ज्यादा अपने अधिकार को जानने लग गए कि विधानसभा में अलग तरीके से चुनाव करते हैं, लोकसभा में क्या होता है चुनाव उसको बड़ी भांति समझते हैं।
30 साल से वहां पे भाजपा के प्रति उनका आस्था रहा है। विधायक इनके लगातार वहां पे चुन के आते हैं बड़ी संख्या में, पिछले 2 चुनाव में देखेंगे संख्या इनकी ज्यादा, उसके बावजूद सांसद वहां पे भाजपा का चुन के आते इसलिए रहा है क्योंकि भाजपा के ही वो सांसद थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की प्रेरणा दी, छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का प्रयास किया। और वहां पे विकास क्या होता है, आदिवासियों का तो यह हाल था साहब कि उन्हें कंदमूल खाने के लिए छोड़ दिया गया था, गड्ढा खोद के वहां के आदिवासी पानी पीते थे। इनके बड़ी संख्या में विधायक जीत के आते थे, 8-8 विधायक थे पिछली बार। तो ऐसा क्या था कि वहां पे आज विकास आपको दिखता नहीं है? क्या आपके विधायक वहां पे निष्क्रिय थे? अगर लगातार आपके विधायक वहां पे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, कवासी लखमा जैसे लोग 4-5 बार के विधायक हैं, सुकमा की स्थिति देखेंगे, छोटे छोटे जिले का निर्माण हमने किया, नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई हमने लड़ी, विकास क्या होता है, सरकार क्या होता है, साफ पानी क्या होता है, स्कूल क्या होता है, सारी चीजों का निर्माण हमने किया। स्वच्छता के तौर पर आप देखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी की आप संवेदनशीलता देखिए, बस्तर के जांगरा क्षेत्र से आयुष्मान योजना का हमने शुभारंभ किया, उसको इन्होंने बंद करा दिया। जो नारा ये इसको चना को लेकर देते थे, चना आदिवासियों को मिल नहीं रहा है, नमक नहीं मिल रहा है, दुर्भावना से प्रेरित होकर सरकार कार्य करे। और जिस प्रकार का गुंडागर्दी और अव्यवस्था यहाँ पे पूरे छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह खेल साहब। एक बड़ी अच्छी बात आपने की कि जावंगा से एक एजुकेशन सिटी उभर कर सामने आती है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी वहां एक बड़ी योजना की लॉन्च में पहुंचते हैं विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, जिसे बीजेपी के फोकस के तौर पर दिखाया जाता है। इसके बावजूद आप स्वयं स्वीकार कर चुके हैं 2 बार वहां से विधायक जनता हमेशा कांग्रेस को ज्यादा देती है, जनप्रतिनिधित्व जो है कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा जाता है। अब एक सवाल आपसे भी है, आपके मुताबिक बस्तर का विकास हुआ अथवा नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, अगर हुआ है तो क्रेडिट देना पड़ेगा। देखिए, हमने इस प्रकार का दावा 15 साल में कभी नहीं किया कि सारे बस्तर के विकास हो चुके हैं, सारी चीजें बिल्कुल स्थापित हो चुकी है, राम राज्य की स्थापना हो गई, कोई काम वहां शेष नहीं है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। हमने लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। अबू जमान ओरछा ब्लॉक तक हम पहुंचे हैं, जहां आजादी के बाद से कभी कोई सरकार नहीं पहुंची। ये तो सवाल उन लोगों पे है जिन्होंने छत्तीसगढ़ को हमेशा उपेक्षित रखा और आदिवासियों के लिए क्या किया। आज अब देखेंगे, आप महज जमीन वापस करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है, नक्सलवाद के नाम पे कोई ठोस नीति आपके पास नहीं, हमने अपने एक विधायक खो दिया है। नक्सलवाद के नाम पे कभी आप बोली की बात करते, कभी गोली की बात कर रहे हैं। तो ये एक मास्टर प्लान कहीं भी सरकार की इच्छा शक्ति तो हमें अभी 3 महीने में दिखाई नहीं दी। दिल्ली में बैठे अपने आकाओं की सामने अपना यशोगान करने का प्रयास लगातार करते आए हैं। 3 महीने में पूरी प्रशासनिक विफलता दिख रही है। 10 साल की मासूम बच्ची को जिंदा जला दिया गया साहब। निर्भया जैसा कांड छत्तीसगढ़ हमको देखने मिल रहा है। लेकिन क्या संसद में बस्तर की गूंज, बस्तर की आवाज वैसे सुनाई पड़ी? क्योंकि आपने स्वयं ये कहा है कि यहाँ की जनता इतनी समझदार है, वाकई है, कि उसने दोनों जगह अलग अलग तरीके से वोट किया, अलग अलग पार्टियों को सत्ता के केंद्रों तक पहुंचाया, किसी को आपको बीजेपी को पहुंचाया संसद तक, और यहां उन्होंने चुना अपने लिए कांग्रेस के प्रतिनिधि को। हमारे साथ में अध्यक्ष बीजेवाईएम जगदलपुर से जुड़ गए रजनीश पाणिग्राही साहब। रजनीश जी, स्वागत है आपका भी। और लोकतंत्र के उत्सव में जो तमाम बस्तरिया मिल करके वोट कर रहे हैं, उन सबको और आपको भी इस वक्त हम शुभकामनाएं देते हैं कि ये वोटिंग इसी तरह जारी रहे। रजनीश जी, क्या मत है आपका? किस आधार पर बस्तर अब की बार अपना प्रतिनिधि चुन रहा है? किस मुद्दे के ऊपर जो अब की बार वोटिंग चल रही सबसे ज्यादा आपके मुताबिक? देखिए, जिस प्रकार से बस्तर में भाजपा की जब 15 साल की सरकार रही, उससे पहले 98 में जब बस्तर से बलिराम कश्यप जी के रूप में सांसद के रूप में चुन के जब गए, उसके बाद लगातार से 20 साल से जैसा बस्तर पे लोकसभा पे भाजपा का कब्जा रहा, और जिस प्रकार के राष्ट्रीय स्तर पर की जो मुद्दे थे, उन मुद्दों पे जो काम हुआ है, उसके आधार पर निश्चित रूप से बस्तर की जनता इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद से बस्तर एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र के रूप में उसकी पहचान रही है, लेकिन लगातार पिछले 15 वर्षों से हमारी सरकार जब प्रदेश में रही, और जिस प्रकार से अमूलचूल परिवर्तन बस्तर में हुआ है, निश्चित रूप से ये देखने योग्य है। चाहे अपन बस्तर में जिलों की बात कर लें, आज़ादी के बाद से मतलब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार आने के बाद ही हम लोगों ने मतलब छोटे छोटे जिले के रूप में आज बस्तर में 7 जिले हैं। निश्चित रूप से इन जिलों में अपन देखें कि शिक्षा के क्षेत्र में जो हर जिले पे एजुकेशन हब की स्थापना हो चुकी है। रोजगार की अपन बात करें तो जो सबसे पुरानी जो मांग रही है, कांग्रेस पार्टी के सदस्य को आपने सुना होगा, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हमने इन 3 महीनों में, 3 टर्म को छोड़ दें, इन 3 महीनों में आदिवासियों का जो सबसे पहला वहां की जमीन पर होता है वो उनको लौटाया है, और इसका लाभ हमको मिलेगा। क्या इस बात से चूक गई बीजेपी? ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टाटा
जिस जमीन की ये बात कर रहे हैं, ये जमीन तो आदिवासियों के पास ही थी। सरकार ने टाटा लगाने के लिए यहाँ पर मतलब जमीन का अधिग्रहण किया, लेकिन किसी कारणवश टाटा वापस चले गई, तो हमारी सरकार ने जमीन आदिवासियों से ली ही नहीं थी। तो किस जमीन की वापसी की ये बात करें? ये जमीन हमारे आदिवासी भाइयों के पास ही थी। ये लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है कांग्रेस। और जहां ये 100 दिन की सरकार की जो बातें कर रहे हैं, इस 100 दिन की सरकार में कांग्रेस की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। कि अपन देख ले कि आर्थिक मोर्चा पर देख ले कि जो ये मार्च का जो महीना गुजरा है, आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में ट्रेजरी में सारे बिल रुक गए। और जिस प्रकार से मतलब 100 दिन में जो वातावरण बना हुआ है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के लोगों को जिस प्रकार से कर्ज में डुबोने का काम इस सरकार ने किया है, ये आप सभी के सामने में है। मैं पूछ लेता हूं, घनश्याम जी हमारे साथ में। घनश्याम जी, भ्रमित करने का काम किया कांग्रेस ने, दूसरा ट्रेजरी का बुरा हाल जो है वो बस्तर तक पहुंच गया और वहां उसके बारे में सवाल उठा रहे हैं रजनीश जी। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है और छत्तीसगढ़ का तो बेहद ही दुर्भाग्य है जब कोई पार्टी के वक्ता के रूप में इन बातों को कहे कि टाटा ने जमीन छोड़ दी थी और वो जमीन तो किसानों के पास थी। तो मैं समझता हूँ ये किसानों के साथ और उन आदिवासी गरीब किसानों के साथ ये इतना गंदा मजाक कर रहे हैं, शायद इसका जवाब भी उन्हें जनता आने वाले समय में अपने मताधिकार के आधार पर देगी। लेकिन जिस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा था कि हम कहीं ना कहीं कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के माध्यम से बड़ी बड़ी इमारत खड़े करने पर विश्वास नहीं रखते। हम जनता के सरोकार के साथ चलना चाहते हैं, उन्हें मूल धारा में लाकर उनके उन्नति की बात करने की बात कांग्रेस पार्टी करती है। हम इस बात के बिल्कुल दम नहीं भरती कि हमने इतनी बिल्डिंग बना दी या इतने सड़कें बना दी। सड़कें आवश्यक है विकास के लिए, परंतु जिस प्रकार से विकास के नाम पर बस्तर में केंद्र से लेकर राज्य की गाड़ी कमाई के पैसों का बंदर बांट करके भ्रष्टाचार करके उस पैसे का कहीं ना कहीं विकास को दूर रखा, ये भारतीय जनता पार्टी की 15 सालों में देन बस्तर को है। और जिस 30 वर्षों में बस्तर लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, अगर इतना विकास जितना दम भरा जा रहा है दोबारा जीतने का, अगर इतना विकास वहां किया गया होता तो आज जो समस्याएं वहां पर व्याप्त हैं, तो फिर एक सवाल तिवारी जी आपसे बहुत होता है। पुनीत जी, तिवारी जी, एक सवाल आपसे भी है कि पिछले दोनों बार से अगर आप देख लें तो कांग्रेस के प्रतिनिधि यहां से विधानसभा में ज्यादा पहुंचे, फिर वे निष्क्रिय क्यों ना कहलाएंगे? क्या वे अब की बार तो आपको वहां से जबरदस्त मैंडेट मिला है, तो फिर उनके ऊपर भी तो बात जाएगी अगर वहां का विकास नहीं हुआ। चलिए, संसद के बारे में सवाल हम पूछ लेंगे बीजेपी से, पर फिर आपको विधानसभा का जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा। देखिए, निश्चित ही पुनीत जी, आप देखेंगे विधानसभा के चुनाव के जो मुद्दे होते हैं और जो लोकसभा के चुनाव के मुद्दे होते हैं, निश्चित तौर पर दोनों ही मुद्दों में बहुत परिवर्तन होता है। हालांकि जुड़ी दोनों ही परिस्थितियों में जनता ही होती है, परंतु आप देखेंगे जब जब भी प्रदेश में जो भी सत्ता जिस भी पार्टी की रही है, आप देखेंगे उनके अत्यधिक सांसद जीतकर प्रदेश से जाते रहे। ये छत्तीसगढ़ का कहीं ना कहीं एक औरा बना हुआ है। और इस बार तो आप पुनीत जी देखें, जो बड़े दावे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 12 का 12 बस्तर हमारा, इस प्रकार के तमाम जुमलेबाजी के जो नारे उन्होंने दिए, और उसकी परिस्थितियां ये हुई कि 12 में से 11 सीटें कांग्रेस जीत कर आई है। ठीक है। और उन सीटों के जीतने पर भी हम उत्साहित नहीं है, क्योंकि हमने जो भरोसा दिलाया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने जो वहां पर आदिवासियों के साथ खड़े होकर जो उन्होंने एक बड़ा भरोसा दिया, आज उस भरोसे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। शिवाज साहब उत्तर देना चाह रहे हैं। बस्तर की जनता पुनीत जी परिवर्तन के लिए मतदान कर रही है, और आप देखेंगे इस बार बस्तर में परिवर्तन होकर रहेगा। बहुत अच्छा बात आपने किया है, और आपको साधुवाद जो आपने इनके विधायकों को आईना दिखाया, उसकी बात कहने में आज घनश्याम राजू जी विफल हो गए। एक काम भी नहीं बता पाया कि इनके विधायक वहाँ पे 15 साल से क्या काम किया, लगातार बड़ी संख्या में जीतते हैं, तो आपको साधुवाद। दूसरी बात, बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पर जब कांग्रेस पार्टी के नेता का बड़ी बड़ी ईमानदारी की बात करते हैं। तो ईमानदारी की बात कहना अलग होता है साहब, ईमानदारी का आचरण रखना अलग होता है। आपके विधायक वहां पे किस तरीके से काम करते हैं और किसके साथ में मिलकर अघोषित सरकार बनाकर काम करते हैं, ये जग जाहिर है, ये हमने देखा है। इसी कारण वहां की जनता लोकसभा में आपको जवाब देती है, एक बात का आपको सचेत करने का प्रयास करती है, लेकिन उसके बाद भी आप नहीं चेत रहे हैं। और जिस प्रकार के पर्चे मिल रहे हैं उसमें बात और सुनिश्चित हो रही है कि किसके गठबंधन में अघोषित सरकार वहां पे चल रही है। और इस प्रदेश का दुर्भाग्य कि कवासी लखमा जैसा मंत्री, बस्तर का एकमात्र
नक्सली का जो एनकाउंटर हो रहा है उसको फर्जी करार दे रहे हैं, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। संवैधानिक पद में बैठा हुआ एक मंत्री अगर सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा मारे गए नक्सलियों को अगर फर्जी एनकाउंटर बोल देता है, इससे बड़ी शर्मनाक बात इस प्रदेश में क्या होगी, और वहां पे क्या किस तरीके का चुनाव हो रहा है, कई सारे फर्जी मतदान की भी खबर आ रही है। आप इस बात को समझ सकते हैं। विकास की बात में कांग्रेस पार्टी कह रहा है राजीव गांधी जी ने विश्वास दिलाया, राजीव गांधी जी ने फोटो खिंचाया साहब। एक सवाल आपसे श्रीवास्तव साहब, जिस मतदान के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं, जब कभी भी ईवीएम मशीनों के ऊपर उंगली कांग्रेस ने उठाई तो आपने कहा हार के डर से बौखलाकर कांग्रेस कह रही, तो फिर आप आज इस प्रक्रिया को क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं? क्या आपको जनता पर विश्वास नहीं? आप उस जनता को जिसको समझदार कहते हैं, क्या आप उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं? हम जनता पे भी विश्वास नहीं उठा रहे हैं, हम यहाँ पे निर्वाचन आयोग पर भी सवाल नहीं उठा रहे हैं। हमारा ये है कि जब लोकतंत्र का त्योहार है, सुनिश्चित होना चाहिए कि वहाँ पे मतदान पूरी तरह सही तरीके से हो। और जिस तरीके से वहाँ पे परिदृश्य हमको सुनाई दिया है कि फर्जी मतदान की शिकायत मिल रही है, जब ग्रामीण जा रहे हैं मतदान क्षेत्र में तो पता चला कि पहले से वोट पड़ चुका है। हम किसी प्रकार के मशीन पे प्रत्यक्ष नहीं लगा रहे हैं, हम मतदान की प्रक्रिया सही तरीके से सुनिश्चित हो इस पे बात कर रहे हैं। ठीक है। और जैसा साथ इनको जिनको तो ये देखना आयोग का काम है, उनकी टीम का काम है, और वो वही सचेत कर रहे हैं। आपके पास चौकीदार होने के बाद, चौकीदार होने के नाते हमारा दायित्व है कि सजग रहें। जी जल्दी मुझे ब्रेक लेना। जी देखिए, ये कैसे चौकीदार हैं जो खुद लोकतंत्र के इस महापर्व में चुनाव आयोग पर अभी तो मतदान हो रहे हैं, इन्होंने तो चुनाव के पहले और गिनती के पहले ही हार मान ली। अभी से ये आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं अपने। यही सवाल बड़ा प्रश्न है। ठीक है, ये सवाल मैं आपसे ये सवाल मैं आप दोनों से पूछूंगा, और साथ ही साथ चलेंगे वहां के एक मुद्दों को लेकर। एक बड़ा प्रश्न उठाया, रजनी जी के पास जाऊंगा। हमारे साथ में जो पूरा पैनल जुड़ा, रजनी जी के पास में जाऊंगा। रजनी जी, एक एजेंडा बीजेपी ने सेट किया नेशनल लेवल के ऊपर, राष्ट्रवाद से तमाम मुद्दों को ओवरलैप करके। दूसरी बात यह कि नक्सलियों ने भी अपनी आमद का एहसास पिछले 15 दिनों से कराया, और पिछले 15 घंटों में जो घट रहा है, पिछले 12 घंटों में जो हो रहा है, ये भी आपके सामने है। यानी नक्सलियों ने एक करतूत को अंजाम दिया जिसका असर हम देख पा रहे हैं। हालांकि जनता खारिज कर रही है, लेकिन पॉलिटिकल गलियारों में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। इन दोनों में से किसका असर वोटिंग पर ज्यादा देखेंगे आप? मेरी आवाज आपको मिल रही है रजनी जी? चलिए, लगता है मेरी आवाज उन तक शायद पहुंच नहीं पा रही। चलिए गौरीशंकर जी, आप ही से सवाल है। दो चीजें हैं, एक, बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रवाद को सेट किया एजेंडे के तौर के ऊपर, तमाम चीजें, इसे आप चाहे डिनाई करें, लेकिन ये जा रहा है कि राष्ट्रवाद सर्वोपरि। दूसरी तरफ नक्सली घटनाक्रम का असर है, और इसके बाद में तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप। किसका ज्यादा असर बस्तर में पड़ रहा होगा? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर राष्ट्रवादी होना बहुत अच्छी बात है। मैं बोलता हूं कि भारत देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इसको डिनाई नहीं कर सकता। आप विश्व के किसी भी देश में देख लीजिए, कोई भी उस संबंधित राष्ट्र का या राज्य का आदमी कभी इस चीज को डिनाई नहीं करेगा। राष्ट्रवादी होना क्या गलत बात है पुनीत जी? आज भारत देश अपने संप्रभुता अखंडता की ओर बात कर रहा है, एक अखंड भारत के निर्माण की बात करें तो क्या गलत है? जिस प्रकार से वातावरण पूरे देश में बना हुआ था, आसपास के जो पड़ोसी राज्यों में जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ था, हमने वो कर दिखाया है। अब देश में 26/11 के बाद हाथ में चूड़ी पहनकर बैठने वाली सरकार नहीं है साहब, अब अंदर घुस के मारने वाली सरकार है। और जो बात हम कहते हैं कि हम घुस के मारेंगे, उस चीज को हमने दिखाया है। हमने देश को दिखाया है, पूरे विश्व को दिखाया है कि भारत देश अब किस प्रकार की सरकार यहाँ पे चलाना चाहता है, और पूरे देश की जनता उसके साथ में चल रही है। आज जिस प्रकार का हमको समर्थन मिल रहा है, जैसा वातावरण बना है, ये बात सुनिश्चित हो रहा है कि देश अब उस राष्ट्रवाद की कल्पना कर रहा है जो जिसकी कल्पना हमारे पूर्वज करते थे। लेकिन ये इस हद तक हुआ, ये भी आप स्वीकार करें, ये इस हद तक हुआ, इसका प्रचार इस हद तक हुआ कि इस पर अब आयोग को भी ये कहना पड़ा कि आप कम से कम सेना के शौर्य का इस्तेमाल ना करें। इसका जवाब देना चाहता हूं। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात एक ये भी है कि जो नक्सली घटना घटी है, इसके बाद में एक वहां पर वातावरण बना है, किस चीज का असर होगा? वही सवाल दोहरा रहा हूं आपसे। जी पुनीत जी, राष्ट्रवाद से किसी को आपत्ति नहीं, हर भारतीय उतना ही राष्ट्रवादी है जितना शायद कोई बीजेपी का व्यक्ति होगा, परंतु ये जो माहौल बना है जिस पर टिप्पणियां करनी पड़ी हैं, चाहे किसी कोर्ट को चाहे आयोग को, ये भी देश के सामने। पुनीत जी, जब उरी पे अटैक हुआ था तब ये कहा गया था विपक्षी पार्टी के द्वारा कि सरकार क्या कर रही है।
इस प्रकार का अटैक हुआ, फिर अभी जिस प्रकार का अटैक हुआ उसके बाद कह रहे हैं सरकार क्या कर रही है। अगर जवाब सरकार से मांगा जाता है तो उत्तर भी तो सरकार देगी। फिर आपको कहते हैं कि सेना का ये सेना, अरे इच्छा शक्ति देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति जब तक नहीं होगी, जिस बात का मैंने उदाहरण दिया, राजनीतिक इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण 26/11 का हमला था साहब। वो हमने देखा है कि सेना के साथ किस तरीके से व्यवहार किया गया। 10 सालों में जिस प्रकार से सेना के लिए एक सुई भी नहीं लिया गया, ये भी हमने देखा है। अब आप नक्सलवाद के मामले पे आते हैं। नक्सलवाद पे भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा पहले था वो आज भी है और आगे भी रहेगा। सरकार भले कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन हम किसी प्रकार के भेदभाव के कारण नहीं करते, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण आज नक्सल प्रभावित राज्य है। घनश्याम जी इस पर कहेंगे कुछ? देखिए, मैं तो पुनीत जी इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं जो आपने फ्रेम सेट किया है। एक पूर्व मंत्री का बयान, उसके बाद रजनीश जी, उसके बाद गौरी शंकर जी, 3 भारतीय जनता पार्टी से लोगों की प्रतिक्रियाएं आप ले रहे हैं और मुझे आपने कांग्रेस के वक्ता के रूप में बैठाया है। निश्चित ही तीनों का जवाब देना चाहूंगा, मुझे समय दीजिएगा, मेरा आग्रह है आपसे। सबसे बड़ी बात, नक्सलवाद की घटना जिस प्रकार से घटी और उसके बाद जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, उस घटना का मानवीय रूप से कोई स्थान नहीं हो सकता। और जो कृत्य हुए हैं और जिस कृत्य के लिए आज पूरा प्रदेश नहीं, हर कांग्रेसी, हर प्रदेशवासी इस बात के लिए कहीं ना कहीं चिंतित है और गंभीर है, परेशान है कि आखिर ऐसी घटनाएं कब बंद होंगी। लेकिन बावजूद इसके आप देखेंगे पूर्व मंत्री केदार कश्यप बड़े मंत्री रहे हैं, बड़ा कश्यप परिवार उनका बस्तर में लंबे समय तक राजनीति करता रहा है और आज वो अपने वक्तव्य में साजिश और हत्याओं पर, मौत पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं, वो आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, उनसे बेहतर बस्तर को कौन समझ सकता है। और मुझे तो ये भी पता है कि कहीं ना कहीं पिछले समय में जो घटनाएं घटी हैं, उस घटनाओं के बहुत हद तक वो चश्मदीद भी रहे हैं और बस्तर की परिस्थितियों से उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन देखिए राजनीतिक लालसा और राजनीतिक स्वार्थ कैसा है कि आज भी वो मौत पर राजनीतिक ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो आज उन्होंने एक बड़ी बात कही और गौरी शंकर जी भी यहां कह रहे हैं, देश कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद और देशभक्ति को देखकर आगे बढ़ रहा है। इस देश में राष्ट्रवाद और देशभक्ति किसमें नहीं है? हम में भी है, हमारे पूर्वजों ने भी देखा है, हमारे बच्चे और भविष्य भी इस बात को मानते हैं। परंतु देश में सत्तारूढ़ दल की नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है, ठीक है, मूल भावना क्या होती है? देश की गरीबी, देश की बेरोजगारी, देश का मान, देश का स्वाभिमान, उस पर आज बीजेपी कहीं बात नहीं कर रही। 2014 में जो अच्छे दिनों के वायदे करके देश से वोट पाया, बेरोजगारी को दूर करने के नाम पर युवाओं से वोट पाया, महिलाओं के सम्मान के नाम पर महिलाओं से वोट पाया, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो बातें उन्होंने कही, मैं नहीं कहूंगा कि काला धन लाने की बात की थी, मैं नहीं कहूंगा 15 लाख देने की बात की थी, लेकिन बड़ा सवाल यह है पुनीत जी, जो बातें उन्होंने कही महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई भी कम। चलिए, जो बातें आप बहुत सारी चीजें हैं, जो बहुत सारी चीजें हैं। आज देश उन लोगों को देख, दो दल ऐसे हैं पुनीत जी जो राष्ट्रवाद और देशभक्ति के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रही है। एक दल है जो देश की गरीबी, देश की बेरोजगारी और देश के स्वाभिमान, जो बात आप कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं वही बात है, जो बात आप कह रहे हैं वही बात सारे लोग कह रहे हैं और जनता जवाब देगी, इस बार देखिएगा। ठीक है राजू जी, घनश्याम जी, जो बात आप कह रहे हैं वही बात सभी ने की, यही सवाल मैंने भी लगातार पूछा। और जिस फ्रेम सेट करने की आप बात कर रहे हैं, एक रिएक्शन के बाद में जाहिर तौर पर आपका रिएक्शन ही हम ले रहे हैं। मुझे समय दीजिए, मेरा आग्रह आपने उत्तर दिया, आपके पॉइंट्स आप देखें। आपने कहा मौत पर राजनीति ना करें, ठीक बात, थोड़ा सा छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगा, फिर आप इस पर उत्तर दीजिएगा। उत्तर आपने दिया है कि मौत पर राजनीति नहीं होना चाहिए, बस्तर के नेता बेहतर जानते हैं कि बस्तर में क्या होता है, यह उत्तर आपका इस पर आ चुका है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं बस्तर की बाजी कौन जीतेगा, इसके लिए वोट शुरू हो गए हैं। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 9 बजे तक का प्रतिशत 10.2 आया है। बढ़ चढ़कर भारी उत्साह के साथ लोग वोट करने जा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में यहां बने हुए हैं गौरीशंकर श्रीवास्तव, घनश्याम तिवारी साहब। घनश्याम जी, आप अपनी बात रख रहे थे आगे। एक मुद्दा जो छूट रहा है, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है वो राष्ट्रवाद पर चीजों को लाती है, आप असल मुद्दों की तरफ जाते हैं। लेकिन बीजेपी का और कांग्रेस का दोनों का मैनिफेस्टो दर्शाता है कि किसी की बड़ी प्लानिंग नहीं है। आपके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि आप प्रलोभन देते हैं और आप उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप राष्ट्रवाद के आगे सारे मुद्दे गौड़ कर देते हैं।
पुनीत जी, अगर हम देश की गरीबी को दूर करना चाहते हैं और ये प्रलोभन है, तो ये प्रलोभन हम एक बार नहीं 100 बार करेंगे। अगर हम देश में बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं, ये प्रलोभन है, तो ये प्रलोभन हम 100 बार देंगे। लेकिन जहां तक राष्ट्रवाद और देशभक्ति की बात भारतीय जनता पार्टी करके देश को जिस प्रकार से गुमराह करने का प्रयास कर रही है, मैं उस पर चिंता व्यक्त करना चाहता हूं। देश का शौर्य, देश की बहादुरी और वीरता हमारे जवानों पर डिपेंडेंट है, न कि वर्तमान की सरकार पर। और जिस 26/11 की दुहाई देकर ये कांग्रेस और यूपीए की सरकार पर आरोप लगाते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, 26/11 में हमने किसी भी आतंकी के साथ समझौता नहीं किया, उनसे किसी तरह से हमने बार्गेनिंग नहीं की। कंधार की वो घटना शायद गौरी शंकर जी और भारतीय जनता पार्टी भूल गए हैं, जब जाकर यहां से घोर आतंकवादी को छोड़कर आए थे और जाने वाले इन्हीं के अपने मंत्री और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। आज उस घटना में अभियुक्त कसाब को भी हमने फांसी दी है, कांग्रेस की मजबूत सरकार ने फांसी दी है, लेकिन हमने कभी भी देश की सुरक्षा, राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति नहीं की। आज जरूरत है देश में उस परिस्थितियों की, उस महंगाई को दूर करने की, उस बेरोजगारी को दूर करने की, और कहीं ना कहीं किसानों को समृद्ध करने की, गरीबी को दूर करने की। हम उसकी बात कर रहे हैं। अब देश को यह तय करना है कि आने वाला समय कौन से राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। अरे वो क्या राष्ट्रभक्ति की बात करेंगे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में नाखून तक ना कटाया हो, तिरंगे के सम्मान में अपने मुख्य कार्यालय नागपुर में 52 वर्षों तक तिरंगा ना फैलाया हो, वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ये बेमानी लगती है। मैं ये कहता हूं, देश की जनता ने आपको चुनकर भेजा है देश के विकास के लिए। आप विकास की बात करें, आप रोजगार की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें, आप स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, वो बातें आप नहीं करते। आप वही कहते हैं जो देश को गुमराह करने वाली होती है। ठीक है, आप गुमराह कर रहे हैं, बीजेपी के लोग गुमराह कर रहे हैं, ये आरोप है। 26/11 का जवाब कंधार, इससे आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं? और अगर गरीबी की बात कांग्रेस ने की तो क्यों उन पर आरोप? देखिए, हम राष्ट्रवाद की बात क्यों कहते हैं? कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, ये देशद्रोह की धारा को खत्म करने की बात कर रहे हैं, अफसर खत्म करने की बात कर रहे हैं। सारी चीजों को वहां ला, ये सर्जिकल स्ट्राइक, सुन लीजिए साहब, ये सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहते हैं। राजू जी, मेरा समय है, अब मुझे बोलने दीजिए। नहीं, मेरा समय आपने बोला, मैंने सुना। बोलिए, आप बोलिए, लेकिन आप गुमराह मत। नहीं, सुन लीजिए, वो आप तय मत, वो सही क्या, मुझे जनता को ऊपर छोड़िए आप। सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहने वाले लोग, हम राष्ट्रवाद की बात क्यों कहते हैं हम बता रहे हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वालों के साथ में रात में खड़े होने वाले लोग। और छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, जो हार्डकोर नक्सली आए तू की आज चालान पेश नहीं कर पाया, छूट गया, ऐसे वाले लोग, ये क्या राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए? देश आज इस मुकाम में पहुंच गया, राज्य को देख लिया, बेचने की तैयारी कर दिया आपने। आपका हालत ये सत्ता भी पास है, सत्ता पहुंच गए साहब। सुन लीजिए, देखिए, बोलने देंगे, जब आपको चेहरा दिखाया चिल्लाने लगे, अरे देश को बेचने का आपने षड्यंत्र कर रखा है, सत्ता प्राप्त करना मतलब बेच दीजिए देश को, बेच दीजिए। बोफोर्स की दलाली करने वाले हमको ना सिखा रहा है, बोफोर्स की दलाली करने वाले शांत रहे, बोलने दिया जाए। देश की जनता देख रही है, बोफोर्स की दलाली करने वाले हमको सर्टिफिकेट ना रहे, अब मुझे बोलने दीजिए। मैंने आपका समय सुना है, मैंने आपका समय सुना है राजू जी, मुझे बोलने दिया जाए। देखिए, आपके डिबेट में मर्यादा तार तर हो रही है, मैंने इनका समय साझा सुना, ये कामदार तक पहुंच गए, ये कामदार तक पहुंच गए, उसका मैं जवाब देता हूं मैं। ये सोनिया गांधी जी थी, हस्ताक्षर है। घनश्याम, मेरा जब समय, एक मिनट, गौरीशंकर जी, घनश्याम, आप दोनों के पॉइंट क्लियर, और आज चुनाव चल रहा है, आपको लोग देख रहे हैं। एक मिनट, घनश्याम जी, छूट गया साहब। घनश्याम जी, गौरीशंकर जी, राष्ट्रवाद की बात जरूर करें, हर देशवासी को राष्ट्रवाद की बात से गुरेज नहीं। एक सवाल उन्होंने उठाया कि आप जो और बाकी के मुद्दे हैं जो देश की जनता से जुड़े हैं, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे वो उनके एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए मुद्दे हो, महंगाई का मुद्दा हो, गरीबी का मुद्दा हो, इसको एड्रेस करते समय आप चीजों को वहां शिफ्ट क्यों करते? सवाल ये। पुनीत जी, हम किसी भी राष्ट्रवाद से किसी को कोई गुरेज नहीं है। इस विषय को दूसरी तरफ लेके चलता हूं। सारे सवालों के जवाब 5 साल में हमने आप सभी के माध्यम से जनता को दिए हैं, और जिस जनता तक विकास का लक्ष्य जो पहुंचा है, जो हमने पैकेज दिया, हमने यहाँ पे देश की जनता को पूरा पैकेज दिया। बेरोजगारी के मामले में किसी दिन लंबा चौड़ा डिबेट रखिए, आप सारे सवालों के जवाब आंकड़े के साथ हम देंगे और देते हैं। तो बार आपने तय कर लिया कि अगली बार का चुनाव राष्ट्रवाद पर करेंगे, अगली बार हम उस पर बात करेंगे। यही बात है, जरूरी है। लेकिन देश में जिस प्रकार की समस्या देखी जा रही है, विपक्ष आज सत्ता आ गया, देशद्रोह की धारा खत्म करने की बात कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं,
मैटर है। ऐसे लोगों के लिए क्या जवाब देना उचित नहीं है? बात और आपके लिए सारे भी जर्नलिस्ट के माध्यम से सारे सवालों का जवाब मिलते हैं साहब। ठीक है। सारे सवालों का जवाब गौरीशंकर जी, ये देश को डिसाइड करने दें कि वो किसको चुन रहा है। दो मैनिफेस्टो सामने, दोनों मैनिफेस्टो के लिए बात करेंगे। अगर एक धारा की बात उन्होंने की, बाकी धाराओं की बात आपने की। हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि यहाँ पे सत्ता पिपासा की होड़ इस तरह की मच गई है कि आप तमाम प्रकार के प्रलोभन दे रहे हैं। आप न्याय की बात कर रहे हैं। अरे छत्तीसगढ़ वासियों के साथ आपने क्या किया? क्या न्याय किया? जिन आदिवासियों से आप वोट मांग रहे हैं, क्या उनके साथ न्याय किया? इस चैनल के माध्यम से भी आपने असमर्थ होकर जवाब देने के लिए आपके विधायकों ने क्या कार्य किया है? तो देखिए आप किस न्याय की बात कर रहे हैं साहब। और न्याय तो प्रदेश की जनता करने जा रही है और देश की जनता करने जा रही है। इस बात को आप बिल्कुल निश्चित तौर पर याद रखिए कि आज देश नया करवट बदल चुका है। घनश्याम जी, पुनीत जी 5 सेकंड ही लूंगा। जिस बस्तर को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, बहुत ही अच्छा कार्य अगर आपने पिछले 15 वर्षों में किया होता भाई साहब, तो आप वहां पर इस तरीके से 12 में से एक सीट पर 30 साल से सांसद आ रहे हैं। 30 साल से सांसद आ रहे हैं। जनता का विश्वास आप विश्वास है तभी उन्होंने दिया। लेकिन आपको कह दूं कि छत्तीसगढ़ की जनता, नहीं बता पा रहे साहब। छत्तीसगढ़ की जनता, चलिए हमें काम बताने की जरूरत, जुमलेबाजी क्या किया बता दीजिए। ठीक है, एक उल्लेखनीय बता दीजिए, चुनौती देता हूं आपको मैं। एक उल्लेखनीय कार्य बता दीजिए। अरे क्या विकास करेंगे आप? विनाश करने वाले लोग हैं। ये तो आप विनाश करने वाले लोग हैं, विकास की बात मत कीजिए। तथ्यात्मक बात करें दोनों जन, तथ्यात्मक बात करें, तथ्यात्मक बात करें, तथ्यात्मक बात करें। आरोप प्रत्यारोप का आज दिन नहीं है। एक सवाल दोनों से पूछ रहा हूं, उत्तर देगा सवाल। मुझसे पूछा है कि किस बस्तर में विकास की अवधारणा के साथ हम वहां पर चुनाव में उतरे हैं। हमने कहा, हमने वो विश्वास उनका पाया है, जो वायदे किए उन्हें पूरा किया है। ठीक है। न किसी आदिवासियों की जमीनें लौटाकर, न कि उन्हें वनोपज का मूल्य बढ़ाकर, हम तो वहां पर जो 7 वनोपज हैं, गौरीशंकर जी और घनश्याम जी मजबूत करना चाहते हैं, घनश्याम जी शिक्षा देना चाहते हैं पुनीत जी, वहां पर स्वास्थ्य देना चाहते हैं पुनीत जी। ये हमारी मूल अवधारणा है, गुमराह करना नहीं चाहते पुनीत जी। दोनों पार्टियों के एक मिनट मुझे दें। दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो सामने, चुनाव चल रहे हैं, पहला फेज इसका चल रहा है। आप सब इस बात को ना भूलें कि आपको भी लोग देख रहे हैं और आप अपनी पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।